Alhamdulillah, ma'am. How are you? Alhamdulillah, alhamdulillah. Finally, we did it. Fine. Yeah. अच्छा अब आप मुझे ये बता दो कि आप मुझसे क्वेश्चंस करते रहो। प्रेजेंटेशन मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर की कर रखी, तो वो ज्यादा बेहतर वे होगा आई गेस। Okay, what I can do is let me share the screen and the presentation in front of you. मेरे पास वो प्रेजेंटेशन ऑलरेडी ओपन है। Okay, so should I ask questions from there? हाँ, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस स्टार्टिंग इन एनी वे। Okay. But first of all, ma'am, thank you so much for coming and giving us time because I thought it is the most important topic to be discussed, specifically these times. But before that, I would like to have your introduction for my audience first. Okay. I am Assistant Director Zuni Ishfaq, working in cybercrime wing FIA. More specifically, working for females who are facing harassment, bullying, stress related to harassment, and mainly these type of things. It could be workplace harassment. For these type of complaints, they can come for the complaints of blackmailing over cyberspace, cyberbullying, for such type of complaints. We used to work here in cybercrime FIA and deal with these cases under sections of Prevention of Electronic Crime Act (FICA). All right. That is really amazing. And thank you so much again, ma'am, for coming here. Most welcome. All right. So the topic basically today is about cybercrime. So first of all, I definitely would love you to explain in a more better way what exactly is cybercrime. Good. Okay. साइबर क्राइम्स ये समझना, ये इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये समझने की जरूरत है कि साइबर स्पेस क्या चीज है। साइबर स्पेस इज अ स्पेस जब हम इंटरनेट को यूज करते हुए, यूटिलाइज करते हुए किसी भी तरीके से कोई एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, हम किसी को कोई मैसेज भेजते हैं, कोई ऑडियो भेजते हैं, पिक्चर भेजते हैं, या किसी तरीके से भी कनेक्ट करते हैं, बट हमारा कनेक्शन का जो वे है वो इंटरनेट का यूज है, तो फिर दैट बिकम्स अ साइबर स्पेस। अब साइबर स्पेस में कम्युनिकेशन इज पॉसिबल, ट्रांसफर ऑफ डाटा इज पॉसिबल, any type of exchange like exchange of money is possible, exchange of personal information and pictures and rest of the things are possible in cyberspace. अब इस साइबर स्पेस में जब आप एक मैलिफिकेंट इंटेंशन और किसी गेम को मोस्ट इम्पोर्टेंटली सामने रखते हुए कोई एक्टिविटी करते हैं, तो दैट बिकम्स अ क्रिमिनल एक्टिविटी। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, मुझे आपसे कोई आपकी कोई जाती नौयत की तस्वीर या किसी भी किस्म का डाटा मैंने अपने पास रख लिया, अपने पास सेव कर लिया, और उसके बाद उसकी बेस पे मैं अगर मैलिफाइड इंटेंशन रखते हुए आपसे कोई चीज गेन करना चाहूँ, वो पैसों का गेम भी हो सकता है, वो इस तरह का गेम भी हो सकता है कि आप मुझसे दोस्ती कर लें, मुलाकात करें, स्टफ लाइक दिस। तो ये इस सारे अमल को ये साइबर क्राइम बन जाता है। लाइक आप किसी भी तरीके से मैलिफाइड इंटेंशन के तहत साइबर स्पेस को यूज करते हुए किसी को कोई हार्म पहुंचाएं, हार्म करें, तो दैट बिकम्स साइबर क्राइम। All right. So as you said, ma'am, there is a security problem in it as well because that is everything is very personal, and it is somewhat related to web. So what exactly that web is? मैं आपकी क्वेश्चन को सही से सुन नहीं पाई थी, बीच में कट हुआ है। Okay. Okay, so ma'am, when you said that this all information is something really personal, and we all are using internet, and more specifically because it is cybercrime, it is related to internet. So what exactly is the role of that web or internet in this? सारा देखिए रोल ही इंटरनेट का है, और अगर हम ये समझते हैं वी हैव दिस फॉल्स कॉन्सेप्ट कि इंटरनेट पर जब आप कोई भी चीज कर रहे हैं वो सिक्योर है, तो ये टोटली एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी, ये चीज, ये दो अल्फाज हम इंश्योर ही नहीं कर सकते व्हेन वी आर यूजिंग इंटरनेट। ये बात याद रखें कि व्हेनेवर इट इज लाइक कि हमने कोई चीज भेजी और डिलीट कर दी, या हमने कोई इंटरनेट पर कोई काम किया और उसकी हिस्ट्री को रिमूव कर दिया,
तो देयर आर ट्रेसेस जो कहीं ना कहीं पर बन रहे हैं, क्योंकि दिस होल जो हमें इंटरनेट के जरिए मिलता है, लेट्स से हम गूगल पे कोई चीज देखते हैं, हम हिस्ट्री ओनली रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम वेयर, फ्रॉम आवर लैपटॉप। बट ये जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सोशल मीडिया प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है, गूगल है, इन सब के पास आपकी राइटिंग के, आपके वर्क के ट्रेसेस मौजूद रहते हैं। सो अगर हम ये कहते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए देयर कुड बी सम प्राइवेसी और देयर कुड बी सम सिक्योरिटी, तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट हमें रिवाइज करने की जरूरत है। इसके लिए हम एक मिसाल देते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक कमरे में या यूनिवर्सिटी में मैं आपको एक लॉकर दूं और कह दूं कि इसमें अब आप अपना जाती सारा मटेरियल रख दें, उसमें तस्वीरें, इंफॉर्मेशन सब कुछ रखें, लॉकर को लॉक लगा लें और चाबी आपके पास होगी, तो फिर भी क्या हम उस लॉकर में चीजें रख देंगे? आप रख देंगी? No, not at all. हाँ, इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि हम समझते हैं कि यार बेशक लॉकर मेरा है, लेकिन है तो वो मलकियत यूनिवर्सिटी की ना। तो इसी तरीके से ये जितने भी सोशल मीडिया प्रोवाइडर्स हैं या इंटरनेट पे आपको जितने सर्च इंजन्स जो भी प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं टू वर्क ऑन, ये सब आपकी सोशल एक्टिविटीज के ओवर द साइबर स्पेस एक ट्रेसेस रखते हैं। सो अगर हम ये समझते हैं कि हमने एक लॉक लगा लिया, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर ली, फेस रिकग्निशन लॉक लगा लिया, फिंगरप्रिंट इंप्रेशन दे दिया है अपनी चीज को, डिवाइस को, तो हम सिक्योर हैं, तो इट्स नॉट राइट कॉन्सेप्ट। हमें अब जब व्हेन वी फील कि हम इंटरनेट पे सिक्योर ही नहीं है, हमारी हर इंफॉर्मेशन को चाहे हम डिलीट भी कर दें और किसी के पास से भी डिलीट करवा दें, उसके ट्रेसेस हमें मिल सकते हैं, तो फिर हमें जिस चीज की जरूरत है साइबर स्पेस में सिक्योर होने के लिए, वो चीज ये है कि वो अपने माइंडसेट को और अपने बिहेवियर को इसके हवाले से बदल दें। लाइक हम वो Okay. प्रैक्टिसेस ही ऑफ ना करें जो हमें मोर इनसिक्योर करती हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस। बट मैम, जैसे आपने भी एग्जैक्टली वो बात की, यू नो, दिस इज एन एरा ऑफ डिजिटल थिंग्स, दिस इज एन एरा ऑफ इंटरनेट बेसिकली एंड वेब. सो हाउ अ पर्सन कैन सिक्योर his or herself from this cyber crime or cyber threats basically? पता है इसको व्हेन अ पर्सन वांटेड टू सिक्योर हिमसेल्फ, उसको 3 से 4 चीजों के ऊपर कंट्रोल डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। वो क्या है कि सबसे पहले तो वो अननेसेसरी चीजों को अपनी लाइफ में से बाहर निकाल दे। अननेसेसरी सोशल एक्टिविटीज, फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आज तक किसी से भी ये समझ नहीं पाई कि ये टिकटॉक इंस्टॉल करके रखने की अपने फोन में, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस other than entertainment? Is there any logical reason of using TikTok, using Snapchats, using Facebook? Even for Facebook अगर हम ये सवाल करते हैं तो no one is having that लॉजिकल आंसर कि फेसबुक की जरूरत है मुझे ये काम करने के लिए, और अगर मैं फेसबुक इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मेरे ये काम नहीं होंगे, इसीलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ऐसा लॉजिकल आंसर किसी के पास नहीं होता। हम सोशल एक्टिविटीज ओवर द साइबर स्पेस उन एक्टिविटीज में मुब्तला हैं जिनकी हमें लाइफ में जनरली जरूरत ही नहीं। यानी हमारे आजकल सिचुएशंस ये हो गई हैं कि अगर एक पर्सन, मेरी फ्रेंड या मेरे पीयर ग्रुप में एक पर्सन एक गेम खेलता है, तो मुझे भी उस गेम को खेल के दिखाना है, मैं भी देखूँ, ट्राई करूँ, क्यूरियोसिटी है। तो क्यूरियोसिटी की वजह से हम मल्टीपल एप्लीकेशंस को ट्राई करते हैं और अपनी सिक्योरिटी ब्रीच करवाते हैं। अगर हम गौर करें, चलिए मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, मुझे ये बताएं कि क्या अगर मैं आपको एक ऑफर करती हूँ कि मैं एक एप्लीकेशन है, आप उसको बस इंस्टॉल कर लें, आप उस पे रोज 1000 रुपीज अर्न करेंगी, लेकिन आप पे मुझे अल्टीमेटली अपनी पिक्चर्स और अपनी ऑडियोज और वीडियोस का एक्सेस देना है, तो आप देंगी? Never. अच्छा, आपने मुझे कहा नेवर। अब अगर मैं आपको ये ऑफर करूं कि नहीं 1000 नहीं, आप मुझसे 10,000 रुपीज डेली ले लें, लेकिन मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें और पिक्चर्स और वीडियो की एक्सेस दे दें, तब आप दे देंगी? No, never, because that's personal. हाँ, दैट्स पर्सनल। लेकिन आपको पता है कि जब भी हम प्ले स्टोर से या किसी भी एंड्रॉइड स्टोर से हम जब कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमसे ये सारी चीजें ले रहा होता है, हमारी पिक्चर्स, माइक, गैलरी, हर चीज को एक्सेस ले रहा है, और हम सिर्फ अलाउ अलाउ एंड टिक मार्किंग करते हुए आगे चलते चले जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हम सब कुछ उन्हें दे रहे हैं, और बिल्कुल भी फील नहीं करते कि यार हम सिक्योर हैं या नहीं। आखिर इस एप्लीकेशन को, जो सिर्फ राइड बुक करने वाली एप्लीकेशन है, इसे क्या जरूरत है कि मेरी तस्वीरों मेरी गैलरी तक जाए? आप अभी भी कोई इवन राइड बुक करने वाली एप्लीकेशन ले लें, तो आपको मिलेगा कि वो आपकी पिक्चर्स, गैलरी और माइक तक एक्सेस चाहती है।
सो इट्स ऑल अबाउट डाटा। डाटा ही है जो इम्पोर्टेंट है हम सबका, और डाटा ही है जिस पर हमारी पूरी लाइफ आजकल इन दिस इरा मूव करती है। उसी के हिसाब से हमारी टेंशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। दैट इज व्हाई हमें अपनी बिहेवियर की मैनेजमेंट की जरूरत है कि फर्स्ट वी शुड नॉट ऑफ अननेसेसरी थिंग्स, अननेसेसरी एप्लीकेशंस, अननेसेसरी किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना। फिर एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये कि हमें क्यूरियोसिटी को कंट्रोल करने की जरूरत है कि हर चीज में नहीं उलझना। लाइक अगर मुझे एक लिंक मिला है और मुझसे मुझे ये कहा जा रहा है कि इस पे आपको लैपटॉप फ्री मिलेगा, और मुझे जरूरत भी नहीं है लैपटॉप की, शायद मुझे यूज भी नहीं करना आता, अगर मुझे क्यूरियोसिटी इतनी होगी कि मैं उस लिंक को क्लिक करके जरूर देख लूं, तो फिर आप अपनी वल्नरेबिलिटी अपनी क्रिएट करते हैं। फिर मुझे अपनी ग्रीड को, अपने लालच को कम करने की जरूरत है। ऑफर्स लग रही होती हैं, जैसे अभी 14 अगस्त गुजरा है, तो 14 अगस्त पे ऑफर होती है कि आपको मतलब आपको ये मिल सकता है, डील्स मिल जाएंगी, हम उस लिंक पे क्लिक कर रहे होते हैं, फिर एक वल्नरेबिलिटी कॉज होती है। ये वो चीजें हैं, वो एटीट्यूड से जिन्हें अगर हम अवॉइड करें तो अभी भी हम साइबर स्पेस में नेसेसरी वर्किंग के साथ बहुत सेफ वे में अपनी वर्किंग नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकते हैं। Hmm. All right, that's something really new and in very thoughtful. So, ma'am, if I ask you, these days there are so many links. जैसे जीतो पाकिस्तान की वीडियोस आ जाती हैं, and people send links and say click on it and you will get this. Although आपने apply किया ही नहीं होगा, but कह देते हैं आपका नाम आ गया, and people get trapped. What exactly is that? असल में तो क्या बात है, अगर हम साइबर क्राइम विंग की तरफ से अगर मैं बात करूं, तो हम डेटा एनालिसिस करते हैं, तो उसमें पिछले 2 या 3 सालों से हम लोगों ने कोई जेन्युइन हैकर, जहां हम जेन्युइन हैकर की बात करते हैं कि, तो हमने उसको अरेस्ट ही नहीं किया। हम जिन लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं वो कौन है? सोशल इंजीनियर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सोशल इंजीनियरिंग क्या है? सोशल इंजीनियर वो शख्स होता है जो आपसे आपका पर्सनल डाटा, आपका बिहेवियर मॉडिफाई करता है, आपका पर्सनल डाटा फेच कर देता है आप ही की मर्जी से। अब हम ये कहेंगे कि कोई शख्स अपनी मर्जी से आपको डाटा कैसे दे सकता है, तो वो मर्जी कैसे डेवलप होती है, वो मैनिपुलेशन कहाँ होती है कि आपको डराया जाता है, यानी आप में एक फॉग क्रिएट की जाती है, आपको फियर इंड्यूस किया जाता है, आप में ओवर थिंकिंग डेवलप की जाती है, या आप में ग्रीड और गिल्ट, ये दोनों तरह की चीजें की जाती है। अब इसकी मिसाल आपको देती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं फियर कैसे आप में इन्वॉल्व किया जाता है। आप रिलेशनशिप बनाते हैं, आपकी मंगनी हुई है, आपकी निकाह हो गया, अब आपको ये खौफ होता है कि सामने वाला मुझसे नाराज ना हो जाए, वो मुझसे कहीं पे खफा ना हो जाए, इसलिए आप उससे जाती नौयत के मामला, तस्वीर, वीडियोस, मुख्तलिफ किस्म की चीजें पर्सनल शेयर करने लग जाते हैं। आपको लगता है कि रिलेशनशिप अफेक्ट होगा, फिर यही वाला इंफॉर्मेशन जो आपने एक अच्छे टाइम पे शेयर की थी, वो लेटर ऑन जाके आपके लिए ब्लैकमेलिंग की एक कंटेंट या डाटा बनने लग जाता है। हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी रिश्ता अगर वो स्टार्ट अच्छे नोट पे हुआ है, तो नो वन कैन गारंटी कि वो एंड भी अच्छे नोट पे हुआ है। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि हम इसे गारंटी कर सके कि अच्छा आपका रिश्ता तो अच्छे नोट पे स्टार्ट हुआ, एंड भी उसका अच्छा होगा। फिर इसी तरीके से सोशल इंजीनियर आपके साथ क्या करता है कि आपको बहुत ज्यादा मजीद करता है फाइनेंशियल फ्रॉड की तरफ। अगर हम आ जाए, तो हमें ये कहा जा रहा होता है कि आपका एटीएम ब्लॉक कर दिया जाएगा, अब फिर आप इसे यूज नहीं कर सकेंगे। बेशक आपके एटीएम में 5,000 रुपए पड़े हो और ब्लॉक हो जाने से आपको कोई खास फर्क भी ना पड़ा हो, लेकिन फौरी तौर पर आप उसको वो आया हुआ कोड दे देंगे। फिर आपको डराया जाता है कि कहीं आपका व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया, इसका कोड आया, मुझे सेंड कर दो। आपको ये भी कहा जा रहा होता है कि आपके अकाउंट में गलती से मेरे पैसे आ गए, जो कोड आ रहा है इसे शेयर कर दें। तो इस तरह हमें इमोशनली टारगेट किया जा रहा होता है, फिर इंड्यूस करके हमसे हमारी जाती मालूमात, कोड या एटीएम का पासवर्ड या शनाख्ती कार्ड नंबर, पेरेंट्स का नाम, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है बैंकिंग के लिए, वो सारी फेच करके हमारे हमसे फ्रॉड हमसे किए जा रहे होते हैं। सोशल रिलेशनशिप्स का भी यही हाल है। अगर हम ओवर थिंकिंग की बात करें, तो ओवर थिंकिंग हमारे साथ ऐसी की जा रही होती है कि हमने कभी किसी स्कीम में हिस्सा नहीं लिया, कभी नहीं हमने वो डाटा की स्कीम में या यूफोन की स्कीम में या जीतो पाकिस्तान में हिस्सा लिया, सोचा भी नहीं, लेकिन हमें मैसेज आएगा कि इस नंबर पर राब्ता करें, आपका वो 2 तोले सोना निकल आया है, या इस नंबर पर राब्ता करें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आपके 35,000 रुपए कैश निकला है। कुछ भी नहीं किया होता, मगर हम उस पर एक दफा भी रीथिंक नहीं करते कि मैंने तो किया नहीं, तो मुझे कैसे आ रहा है ये सारा कुछ। या हम ये नहीं सोचते कि वो डोर्स जो आपके लिए ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, उन डोर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, जो आपको, क्योंकि वो ल्योर करने के लिए होते हैं, वो आपको फंसाने के लिए एक चीज क्रिएट की गई होती है, लूप बनाया गया होता है।
वहीं फिर इस तरीके से हम सोशल इंजीनियरिंग का शिकार होते हुए ओवर थिंकिंग करते हैं, जिन चीज़ों को हमने कभी नहीं ट्राई किया था, उन पे भी हम क्लिक कर रहे होते हैं, उनके लिए भी हम कोड्स शेयर कर रहे होते हैं, डिपॉज़िट्स जमा करा रहे होते हैं। जैसे मुझे याद है लास्ट हमारे पास एक केस आया कि उन्हें यूफ़ोन की तरफ से कॉल आई है कि आपकी टोयोटा कोरोला निकली है, लेकिन उसको कराची से यहाँ पर इस्लामाबाद मंगवाने के लिए आपको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो उस बंदे ने ना वो गाड़ी देखी, ना उसने कभी गाड़ी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसने 50,000 रुपीज़ इसलिए सेंड कर दिए कि कल को मेरे पास वो गाड़ी तो आ ही जाएगी ना, मुझे 12-13 लाख रुपए का फ़ायदा ही होना है। सो इस तरह से हमने ओवर थिंकिंग की। फिर यही हाल हमारे साथ होता है, ग्रीड हमारे ज़हन में इंड्यूस कर दी जाती है, लालच का शिकार बनाया जाता है। ये कर लेंगे तो ये हासिल हो जाएगा, 50% ऑफ लगा हुआ है। बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू फ्री। इस तरह की चीजों का शिकार हम सोशल मीडिया में ऑनलाइन शॉपिंग में भी हो रहे हैं, हम लिंक्स के जरिए भी हो रहे हैं, हम मैसेजेस के जरिए भी हो रहे हैं। और फिर अब हम क्रिमिनल की बात करें तो होते सारे सोशल इंजीनियर्स, जेन्युइन हैकर या कोई जेन्युइन इस तरह का पर्सन तो हम गिरफ्तार ही नहीं करते। यहाँ जितनी गिरफ्तारी हो रही है वो सिर्फ बस ऐसे लोगों की है जो आपके माइंड के साथ गेम करते हैं और आपसे इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। सो इट्स जस्ट कि आपको अपने माइंड को थोड़ा-सा रीथिंक करने और कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वही कि अननेसेसरी चीज़ों में ना जाएँ, नीड एनालिसिस करें और फिर प्रॉपर्ली राइट एक्शन लें, और एटलीस्ट एक्शन लेने से पहले जल्दी में कुछ ना करें। री-वेरिफाई कर लें कि इधर ये काम हो भी रहा है या नहीं। लेट्स से आपको यूफ़ोन की तरफ से कहा जा रहा है, तो आप यूफ़ोन सर्विसेज़ पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि आपकी ऐसी कोई सर्विस है? मैंने वाक़ई कोई गाड़ी जीती है? तो उससे ये Yeah. होगा कि आप एटलीस्ट उस फ्रॉड की तरफ जाने से बच जाएँगे। Exactly. So exactly, ma'am, the same exact case happened few days back. मेरी cousin के पास कॉल आई थी and they told him कि भाई आपका तो जो है एटीएम ब्लॉक हो गया है। उन्होंने कहा मेरा तो एटीएम है ही नहीं, तो ब्लॉक कैसे हुआ? यू नो द फैक्ट एंड ये सो वो तो आइडिया था, बट ऑब्वियस सी बात है अगर आप रीथिंक नहीं करेंगे, द पॉइंट यू जस्ट मेंशन कि अगर आप रीथिंक नहीं करोगे और आपने इमीडिएटली उस पे जो है अप्लाई कर दिया या पैसे भेज दिया, आप फंस जाओगे। दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट एज वेल। मैम आई वांटेड टू आपकी आवाज़ फिर डिस्टॉर्ट हुई उज़्मा। उज़्मा आपकी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो गई। सॉरी आपकी आवाज़ डिस्टॉर्ट थी। ओके मैम, एम आई ऑडिबल नाउ? जी, जी, यस। बेटा आई एम नॉट मुझे आप बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही। अब आप बोले शायद मुझे आपकी आवाज़ आ सके। ओके, सो माय क्वेश्चन बेसिकली इज, जैसे कि हम लोग इंटरनेट की हम लोग बात कर रहे हैं और साइबर स्पेस की हम लोग बात कर रहे हैं, एंड हमने बहुत सारी जो आपने बात की कि हमें इररेलेवेंट चीज़ों पे इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है और किस तरह से हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। देयर इज़ अ क्वेश्चन कि जैसे कि हमारे पास आता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, टू factors authentication. So what exactly is that? Like वहाँ पे is that a valid way to secure yourself in the entire cyberspace, or is it just another trick as well? नहीं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये जो आपको एक वे दिया हुआ है सिक्योर करने का अपने प्लेटफॉर्म्स को, ये एक राइट वे है। आप इसके ज़रिए अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करें उसे सिक्योर तो कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि आपको ये ऑप्शंस, क्योंकि एक सिंपल लेयर ऑफ पासवर्ड लगाने से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की तरफ चले जाएँ। एटलीस्ट वो आपसे किसी कोड के ज़रिए री-वेरीफाई करता है कि वेदर यू आर ट्राइंग टू लॉगिन इन सम अदर डिवाइस, और आपकी डिवाइस वेरीफाई कर रहा होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। मगर अगर ये करने के बाद आपको ये लगता है कि आपकी प्रोफाइल सिक्योर है या आप अब आपकी कोई इंफॉर्मेशन बाहर जाएगी ही नहीं, तो ये थोड़ा-सा एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हमें हमारी प्रोफाइल सिक्योर होती है, हमारी बेवकूफ़ी, किसी न किसी बेवकूफ़ी की वज़ह से हमारी इंफॉर्मेशन जाती है। फॉर इंस्टेंस आपने बहुत सिक्योर प्रोफाइल बनाई है, ठीक है? लेकिन आपकी तमाम तर तस्वीरें पब्लिक हैं। या आपकी Okay. तमाम तर तस्वीरें फ्रेंड्स के पास जा रही हैं, और फ्रेंड्स का सर्कल ऐसा है जिनकी आगे से जो वॉल है वो बिल्कुल पब्लिक है, तो फिर ऑटोमेटिकली उनकी वॉल पर आपकी चीज़ जाती है, तो आपकी चीज़ आगे एक पब्लिक साइट पर मूव हो जाती है। ये क्लियर हमें करने की ज़रूरत है कि हमने फ्रेंड लिस्ट कितनी रखी हुई है,
वो कितने लोग हैं, कुछ लोगों ने 4-4 5-5 हज़ार लोग ऐड किए होते हैं अपने पास अपने सर्कल में। फिर हम उतने ही ज़्यादा इनसिक्योर होते जाते हैं क्योंकि वी कैन नॉट नो ऑल ऑफ दोज़ 5 और 4,000 पीपल एट वन्स। तो हमें चंद तो जानने वाले होते हैं, कुछ से हम कभी शायद मिले होते हैं। सो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड देयर इंटेंशन बिहाइंड जस्ट स्टॉकिंग यू, कि आपको क्यों स्टॉक करते हैं, आपकी तस्वीरें सेव कर रहे हैं आपकी एक्टिविटीज़ से। फिर एक और भी बेवकूफ़ी हम ये करते हैं कि प्रोफाइल तो बहुत सिक्योर है, मगर अगर हम किसी भी लोकेशन पे हमने चेकिंग किया, किसी होटल में गए, एयरपोर्ट गए, कोई और काम किया, तो फौरी तौर पे लोकेशन के पिन्स देते रहते हैं। ये भी एक रॉन्ग चीज़ है क्योंकि इससे आप क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली उस शख्स को या देखने वाले को बता रहे हैं कि आपकी रोज़मर्रा की एक्टिविटी क्या है। आप सुबह होते हैं तो कहाँ होते हैं, शाम आपकी कहाँ गुज़रती है, ज़्यादातर कौन-सा स्पॉट आप विज़िट करते हैं, और इस तरह की चीज़ से जब कोई स्टॉकिंग करेगा, तो आपके बारे में बहुत कुछ जान पाएगा। तो जब जान पाएगा तो आप वल्नरेबल हो जाते हैं। तो ये चीज़ ऑलराइट, है सो कि हम इन्फॉर्मेशन ऐसी थ्रो करते हैं जो हमें वल्नरेबल बनाती है। थैंक यू सो मच मैम फॉर हाइलाइटिंग दिस पॉइंट, बिकॉज लिटरली मैं खुद भी जो है लोकेशन ऑन कर देती हूँ मुझे खुद भी आई आपकी आवाज़ फिर डिस्टॉर्ट हो रही है इस वक़्त। जस्ट डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग। हुँ, अब आ रही है। सो मैम आपने बता दिया हाउ टू एवरीवन हु इज लिसनिंग कि हम लोग और किस तरीके से खुद को सिक्योर कर सकते हैं व्हाइल ब्राउजिंग ऑन इंटरनेट। ओके, व्हाइल ब्राउजिंग ऑन इंटरनेट, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब आप इंटरनेट पे ब्राउजिंग स्टार्ट करें, फर्स्ट आपको ये देखना है कि जब सबसे पहले ये कि हम अपने सिस्टम्स पे काम कर रहे होते हैं और बीच में हमें कोई काम आता है, उठते हैं और सिस्टम वहीं का वहीं ओपन है। आपका बैंक अकाउंट लॉगिन है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स लॉगिन है, कभी-कभी ईमेल लॉगिन होता है। तो ये बड़ी रॉन्ग प्रैक्टिस है फिज़िकली, यानी जो मेन प्रैक्टिस है वो ये है कि आप अपने सिस्टम में से फौरी तौर पर अपने आप को लॉग आउट करें या सिस्टम की सेटिंग ऐसी करें कि आपके उठने के बाद अगर वो 10 सेकंड इस्तेमाल में नहीं है तो इट शुड बी शट ऑफ ऑटोमेटिकली, ठीक है? या पासवर्ड उस पे एक्टिव हो जाए। फिर ये है कि किसी भी ऑनलाइन कंटेंट पे ट्रस्ट नहीं करें। यानी अगर आपको किसी भी तरह के लिंक्स, कोई ऑफर्स, कोई इस तरह की चीज़ मिल रही है तो ट्राई करें कि इन पे आप ट्रस्ट ना करें। एक चीज़ ये है कि हमेशा वेरीफाई करें कि आपका जो भी मेन लिंक है, ब्राउज़िंग लिंक है, वो एचटीटीपीएस सिक्योर्ड है या एचटीटीपी है। याद रखिए कि एचटीटीपी बेस्ड लिंक्स इनसिक्योर लिंक्स एचटीटीपीएस वेरीफाई करने के बाद उस लिंक को यूज करें। तो आपको ऑटोमेटिकली अगर आप सिर्फ एक ये छोटा सा चेक रख लें तो मैसेज पे आने वाले लिंक्स पे भी क्लिक करने से पहले आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये चीज मैंने करनी है या नहीं। फिर अक्सर एक चीज और जो ज्यादा कॉमन होती जा रही है वो ये कि ऑनलाइन लिंक्स पे आपके साथ फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं जिन्हें आप फिल करते जाते हैं। उन फॉर्म्स में अक्सर आपसे आपके क्रेडिट कार्ड की, बैंक अकाउंट की या एनआईसी नंबर्स वगैरह गिवन होते हैं। तो याद रखें कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अचानक या जरूरी नहीं है कि वो आपके बैंक अकाउंट्स या आपकी एटीएम कार्ड की इंफॉर्मेशन या आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर और आपके एनआईसी नंबर्स वगैरह को वहां पे रजिस्टर करें। उसके बिना भी अगर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या कोई स्टडी बेस्ड प्लेटफॉर्म है तो उसके बगैर भी आपसे वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो जरूर ये अगर इस तरह के फॉर्म्स आपको मिले जहाँ पे आप इस नौयत की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो अवॉइड करें, ऐसे फॉर्म्स को यूज ना करें। फिर अगर आपको इस तरह की ईमेल्स आती हैं जिनमें लिंक्स मौजूद हैं कि इस लिंक को क्लिक करेंगे तो स्टडी की ये ऑफर मिलेगी, ये वीजा मिलेगा या आपको इसके बाद कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है, बैरून मुल्क किसी किस्म का एडमिशन होता है, तो उस लिंक को एक दफा जरूर वेरीफाई करें, सिर्फ क्लिक नहीं करें बल्कि देखें कि वो थोड़ा सा इसमें ग्लिच है। अगर आपको यूनिवर्सिटी का नाम अदरवाइज ही पता है या प्लेटफॉर्म का नाम पता है तो उसको अदरवाइज ब्राउज करने बजाय कि उस लिंक पे क्लिक करके उसको स्टडी करें या एक्सप्लोर करें। तो ये थोड़ी-सी ज़रा बेहतर प्रैक्टिसेज़ हैं और आप लिंक्स के या ब्राउज़िंग के एटलीस्ट प्रॉब्लम से बच जाएँगे। ओके, दैट वाज अमेजिंग पॉइंट एज वेल। बट मैम जैसे आपने बात की, हमने साइबर क्राइम के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हो रहे हैं, स्पेसिफिकली थ्रू लिंक्स एंड साइबर स्पेस एंड मेंटल हेल्थ भी आपने एक्सप्लेन किया। सो व्हाट एग्जैक्टली, लाइक अगर मुझे पता चला आई एम द मुझे जो है साइबर क्राइम फेस करना पड़ा, लेट्स सपोज खुदा न खास्ता, हुँ। हाउ कैन आई कांटेक्ट द साइबर क्राइम विंग ऑफ एफआईए?
वेरी गुड। साइबर क्राइम विंग में कांटेक्ट करने के लिए एफआईए के देर सबसे पहले देर इज अ हेल्पलाइन, दैट इज 1991। ये हेल्पलाइन पे आप कॉल करते हैं और अपने, अच्छा ये याद रखें कि इस हेल्पलाइन पे आपकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो जाती, सिर्फ ये हेल्पलाइन आपको हेल्प करती है कि आपका एरिया कहाँ है, तो उसके नियर बाय जो साइबर स्टेशन है या साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर है वो कहाँ मौजूद है। हमारे साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर्स 15 सिटीज में मौजूद हैं और इसकी तमाम तर इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग एड्रेसेस एंड फोन नंबर्स अवेलेबल है एफआईए की वेबसाइट पर। तो एफआईए की वेबसाइट पर जाकर आप ये 15 सर्कल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस ये होती है क्राइम फेस करने की सूरत में कि आप इन पर्सन विजिट करें। अगर आप इन पर्सन विजिट नहीं कर सकते तो दो तरीका कार है ऑनलाइन कंप्लेंट सबमिट करवाने के। वन इज कि आप ईमेल करते हैं helpdesk@nrtc.gov.pk पे। यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिख सकते हैं कि आपको किस किस्म का प्रॉब्लम है, साथ अटैच कर सकते हैं अपने सबूत सारे, जो भी इश्यूज आप फेस कर रहे हैं उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह। फिर इसी तरीके से एक और प्लेटफॉर्म है दैट इज अ फॉर्म, जो कि एफआईए की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये आपको मिलेगा complaint@fia.gov.pk से, complaint@fia.gov.pk। फिर इसके बाद है helpdesk@nr3c.gov.pk और हेल्पलाइन है 1991। 15 हमारे साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर्स हैं जहां आप विजिट कर सकते हैं। वो रिपोर्टिंग सेंटर्स हैं रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, गिलगित में, एबटाबाद, पिशावर, डीआई खान, गुजरांवाला, फैसलाबाद, गवादर, हैदराबाद, कराची, कोयटा, सक्कर एंड मुल्तान। Okay, that's really amazing one, because I think this is the most important service right now everywhere. But in Pakistan, alhamdulillah, cyber crime wing FI is working an amazing job, and you people are just an amazing people as well. Because I think is दौर में ये काम करना is most important. You people are trying to save us to fall in a trap. So thank you so much for that. And my question, मैम, that would be probably my last question as well, कि जैसे आपने बात की कि हम लोग किस तरीके से एफआईए से कांटेक्ट कर सकते हैं साइबर क्राइम विंग से, व्हाट एग्जैक्टली यू नो आर द एक्ट्स, और या हम कह सकते हैं क्या सजा मिलती है कल्प्रिट को, जो एक आइडेंटिफाई हो जाता है कि दिस पर्सन इज कल्प्रिट ऑफ साइबर क्राइम। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई वुड लाइक कि मैं इसको मैक्सिमम इसके ऊपर आंसर आपको दे सकूं, मैक्सिमम बेस्ट आंसर। अच्छा, इसमें साइबर क्राइम विंग जो जिन लॉज को फॉलो करके जिन कवानीन को फॉलो करके मुलजिम को कैमरे के दार तक पहुंचाता है, उन कवानीन का नाम है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, पीका। इस पीका के मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, जिसमें अगर हम इसको मेनली कैटेगराइज करें तो फाइनेंशियल फ्रॉड, जैसे आपके साथ ये इजी पैसा के, जैज कैश के और इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे होते हैं, या आपको कहा जा रहा होता है पैसों का कोई भी फ्रॉड, फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी मैटर, तो इसके लिए सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 14 तक इस सब में ये सब इसमें फॉलो कर रहा होता है, जिसकी सजाएं और फाइन इस तरह से है कि 3 माह से लेकर 3 साल तक की सजाएं हैं, मुख्तलिफ डिपेंडिंग कि किस किस्म का क्राइम है, और उसमें फाइन है 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख तक। फिर इसके बाद एक क्राइम की बहुत बड़ी ऑनलाइन क्राइम की कैटेगरी आती है हरासमेंट, बुलिंग, स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग, हरासमेंट, बुलिंग, ब्लैकमेलिंग और फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो ये वो ऑफेंसेस हैं जो पब्लिजिबल ऑफेंसेस हैं, जिनमें बहुत हमारी भी कोशिश होती है और रिलीफ भी मैक्सिमम प्रोवाइड किया जा रहा होता है कि ज्यादा से ज्यादा कन्विक्शन हो सके, सजा की तरफ हम ज्यादा जा सके। तो इनकी इनकी जो सजाएं और जुर्माने हैं वो है 5 लाख से लेकर 15 लाख तक इनके जुर्माने जाते हैं, यानी इसके दरमियान आप डिपेंड करता है कि केस किस नौयत का है, और सजाओं में 3 साल से लेकर 7 साल तक सजाएं होती है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मैटर में बहुत इंटेंसली कोशिश की जाती है कि इसका सजा का मामला किया जा सके, और इसी तरीके से उस चाइल्ड पोर्नोग्राफी के सेक्शंस में दोनों तरह की चीजें होती है, फाइन भी ऐड होता है और सजा भी होती है, दैट इज ऑफ 14 years। Okay, that's a huge thing as well. All right, I think that this was ओके मैम, आपने एक बात की, आई वुड आस्क वन लास्ट क्वेश्चन अबाउट द हेट स्पीच। आपने बात की हेट स्पीच होता है, एंड यू नो सोशल मीडिया या फिर अगर हम ओवरऑल इंटरनेट की बात करें, इतना फ्री प्लेटफॉर्म हो गया है,
जो जिसके दिल में जो आता है वो बोल देता है, एंड वी फ्रीडम ऑफ स्पीच समटाइम्स वो बड़ा इन अ नेगेटिव सर्टेन नेगेटिव वे भी यूज हो जाता है. सो जैसे आपने बात की, इज दिस एनी क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम एज वेल? जी बिल्कुल, साइबर क्राइम में मैंने आपको इसीलिए कहा कि इंटेंसिटी पे बेस करते हैं कि आपको सजा और जुर्माना किस तरह का होगा, कि देयर आर डिफरेंट सेक्शंस इन दिस ना, इस लॉ में देयर आर 24 सेक्शंस, और वो इंटेंसिटी और आपकी जो क्राइम की हीनियसनेस है उसकी बेस पे ही एक क्राइम को दूसरे से डिफर किया गया है. आपने जो बात की है कि हम बिल्कुल फ्रीडम ऑफ ओपिनियन को हम एंजॉय कर रहे हैं और इसका मिसयूज भी कर रहे हैं, इस तरह के हम कुछ भी कहीं पे भी कह देते हैं, तो उसकी बेसिक वजह ये है कि, और हम अगर अपनी एक्सपीरियंस से भी मैं आपको बताऊं, कि हमें मालूम ही नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो क्राइम है. सबसे ज्यादा तो फुकदान ही इस नॉलेज का है. जब हम किसी को ले आते हैं और वो यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं और वो अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली से पढ़ रहे होते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड लोग होते हैं, मगर उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती कि ये क्राइम है. सो मुझे ये लगता है कि आपके प्लेटफॉर्म से भी मैं सुनने वालों से ये गुजारिश करूंगी कि प्लीज आप लॉ स्टूडेंट हैं या नहीं है, जैसे आपको ये पता है कि रोड के कवानीन क्या है, यानी कि आपको रेड लाइट पे स्टॉप करना है, आपने ग्रीन लाइट पे मूव करना है, ये रोड कवानीन आपको मालूम है क्योंकि आपके सर्वाइवल का पार्ट है. ऐसे ही अब क्योंकि डिजिटलाइज दौर है, तो हमारे सर्वाइवल का पार्ट है कि हमें क्राइम्स के बारे में और उससे रिलेटेड जुड़े हुए सजाओं और कन्विक्शंस के हवाले से नॉलेज हो, ताकि हम बहुत सारी एक्टिविटीज गुस्से में करते हुए, इमोशनल स्टेट में करते हुए एटलीस्ट कंट्रोल्ड रहें. और फिर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनके साथ अगर कोई क्राइम हो गया तो उन्हें पाकिस्तान में रहते हुए अपने हकूक से आगाही हो. पाकिस्तान का ये भी एक मसला है, यानी अगर हम अपनी कंप्लेंट्स की रेशो देखें तो हमें ये पता है कि हमारी वो जो कंप्लेन करने आ जाती है खवातीन, वो सिर्फ 24% है. बहुत ज्यादा खवातीन प्रॉब्लम्स फेस करती है, मगर उन्हें यही नहीं मालूम कि कंप्लेन करनी कैसे है या इसके लिए भी कोई कानून है या नहीं. और यही वजह है कि आपको जब कानून मालूम नहीं होता तो आप ब्लैकमेल होते हैं. वरना अगर आपको मालूम हो कि पाकिस्तान आपको किस किस्म की स्ट्रेंथ दे रहा है पाकिस्तानी लॉ, तो आप पहले ही स्टांस पे आपको ब्लैकमेलर को आप ऐसी शट अप कॉल दे सकते हैं कि वो कभी आपको मजीद आगे तक ब्लैकमेलिंग में लेके ही ना जाए. सो ये जो लॉ नॉलेज है ये आपके सर्वाइवल के लिए बड़ी जरूरी है. एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि इसको जरूर, आप लॉ स्टूडेंट है या नहीं, आपकी फील्ड साइकोलॉजी है या कोई भी और साइंस हो, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से लॉज हैं जो मुझे मेरे राइट्स दे रहे हैं और प्रोटेक्शन दे रहे हैं. मैं रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज स्पीक अप को पढ़ें. प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट इज अ वेरी सिंपल लॉ जो आपको ही मजीद प्रोटेक्शन दे रहा है व्हाइल यू आर लिविंग इन सोसाइटी जहां हर तरफ साइबर स्पेस में आपकी डीलिंग है. Thank you so much for saying this, ma'am. Basically, this was my last ending note as well. कि अगर आपने कोई specific कोई message देना हो for not only you but everyone who is in cyberspace, so that you have given. Thank you so much for that, and I would definitely request you if you can provide us the you as you just mentioned If the I PICA Act. I would definitely love the PICA Act, and I definitely would love to share with everyone who will join this session. मैं आपके बीच में से कुछ पॉइंट सुन नहीं सकी, आप मुझसे क्या कह रहे हो डियर कि पीका से रिलेटेड? Yeah, okay, let me repeat it, ma'am. Basically what I'm trying to say is कि जो PICA Act है वो जो अगर आपके पास is if it is in some PDF format or any format, Okay. if you can share with us, it would be great because I will share with all of my audience here and I would love them and request them to read. डेफिनेटली. अच्छा, ये जो पीका लॉज है, इट इज अ वेरी कॉमन डॉक्यूमेंट अवेलेबल फ्रीली ओवर इंटरनेट इन अ पीडीएफ फॉर्म. एक तो ये अवेलेबल है सबके लिए, अदरवाइज मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ मटेरियल जिसे आप आगे फॉरवर्ड कर सकती हैं. खुद इसे पढ़ना भी बहुत जरूरी है. जरूर, मैं आपकी बात बीच में सुन नहीं पाई थोड़ी सी, सॉरी. No problem. No problem at all. Thank you so much, ma'am, for giving this much time from your busy schedule. And I understand time is so precious, and if you are giving me time, that is most overwhelmed thing for me. Thank you so much, ma'am. It is my privilege और I would love to again come in any of your session. हम फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि पीका पर प्रॉपर्ली एक सेशन रख लें जिसमें हर क्लॉज को उसके डिस्कस कर लिया जाए. This could also be possible. मेरी सर्विस हाँ, आपको सूरत सिचुएशन में हर वक्त पॉसिबल है.
Thank you so much, ma'am. That's so sweet of you. And definitely, we will be arranging something related to Pika Act as well. Thank you so much, ma'am. Most welcome. Thank you. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz.